नमस्कार दोस्तों, युग करवट यूट्यूब चैनल पर मैं आशित त्यागी आपका स्वागत करता हूं। इस साल देश के कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इनमें मध्य प्रदेश भी सबसे प्रमुख है। मध्य प्रदेश में बीते 5 साल में सियासत ने कई बार करवट बदली और अब फिर ये प्रदेश बदलाव की बात कर रहा है। यहाँ भाजपा और कांग्रेस दोनों जीत का दावा कर रही हैं, तो आम आदमी पार्टी ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की तैयारी कर ली है। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प, बहुत रोमांचक रहा था। 230 विधानसभा सीट मध्य प्रदेश में हैं। इनमें कांग्रेस को 114 सीटें मिली थी, जो बहुमत से 2 कम थी। भाजपा 109 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। भाजपा और कांग्रेस समेत सभी दल अब आने वाले चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो अक्टूबर-नवंबर में होना है। इस चुनाव से पहले भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये देने के लिए लाडली बहना योजना का ऐलान कर दिया है। पार्टी इस योजना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर भी दम लगा रही है। कांग्रेस एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी के साथ ही 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने का वादा करके सत्ता में लौटने का सपना देख रही है। आम आदमी पार्टी ने भोपाल में फ्री बिजली की घोषणा करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बीते 5 साल में ये प्रदेश 2 सरकार देख चुका है। 2018 में आए नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने। उनकी सरकार 15 महीने ही चल पाई। 15 महीने बाद भाजपा फिर से सत्ता में लौटी। दिसंबर 2018 से मार्च 2020 तक कांग्रेस ने वहां सरकार चलाई। इस दौरान कई मौके आए जब पार्टी के नेताओं ने अपनी सरकार पर वादे पूरे करने का दबाव बनाने का प्रयास किया। 15 महीने पूरे होते होते ही कमलनाथ सरकार की सत्ता से विदाई की पटकथा तैयार की जा चुकी थी। 2 मार्च की रात अचानक मध्य प्रदेश के कई विधायक गुरुग्राम के होटल में पाए गए। इन विधायकों में सपा के राजेश शुक्ला, बसपा के संजीव सिंह कुशवाहा, रामबाई, कांग्रेस के एंदल सिंह कसाना, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव, रघुराज कसाना, हरदीप सिंह, बिसाहू लाल, निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी थे। इसी होटल में भाजपा के नरोत्तम मिश्रा, रामपाल सिंह और अरविंद भदौरिया भी नजर आए थे। उस वक्त मामला बिगड़ते हुए देखकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, उनके बेटे जयवर्धन सिंह, जीतू पटवारी डैमेज कंट्रोल के लिए पहुंच गए। पटवारी और जयवर्धन भी उसी होटल में पहुंचे जहां कांग्रेस के बागी विधायक इकट्ठा थे। करीब 2 घंटे के ड्रामे के बाद दोनों रामबाई और तीनों कांग्रेस विधायक एंदल सिंह कसाना, रणवीर जाटव, कमलेश जाटव को लेकर लौटे। रघुराज कसाना, हरदीप सिंह डंग, बिसाहू लाल, राजेश शुक्ला, संजीव सिंह कुशवाहा और सुरेंद्र सिंह इसके बाद बेंगलुरु पहुंच गए। 5 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के सियासी ड्रामे का केंद्र सेंटर बेंगलुरु बन चुका था। 2 हफ्ते के भीतर यहां बागी विधायकों की संख्या 22 तक पहुंच गई। 10 मार्च 2020 को कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मिलने दिल्ली पहुंच गए। इस मुलाकात के बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया। 11 मार्च को सिंधिया ने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मध्य प्रदेश में सियासी उठापटक यहां रुकी नहीं। ये मामला सर्वोच्च अदालत पहुंच गया। मध्य प्रदेश में फ्लोर टेस्ट की मांग को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। 19 मार्च को कोर्ट ने आदेश दिया कि मध्य प्रदेश विधानसभा में फ्लोर टेस्ट 20 मार्च 2020 की शाम 5 बजे तक किया जाना चाहिए। कांग्रेस ने यहीं से अपनी हार मान ली और 20 मार्च को दोपहर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कमलनाथ ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अगले दिन 21 मार्च को दिल्ली में जेपी नड्डा की उपस्थिति में विधायकी से इस्तीफा दे चुके सभी बागी 22 जो लोग कांग्रेस के थे वो भाजपा में शामिल हो गए। 23 मार्च को शिवराज सिंह चौहान ने नए मुख्यमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। सरकार गिरने के बाद भी कांग्रेस के हालात ठीक नहीं थे। वहां इस्तीफे का दौर नहीं रुका, लगातार चलता रहा। 23 जुलाई 2020 को कांग्रेस के 3 विधायकों ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा ज्वाइन कर ली। 3 सीटें जौरा, आगर और ब्यावरा मौजूदा विधायकों के निधन के कारण खाली हो चुकी थी। 3 नवंबर 2020 को
प्रदेश की सभी 28 खाली सीटों पर उपचुनाव कराया गया। कांग्रेस से बगावत करने वाले 25 विधायकों में से 18 भाजपा के टिकट पर दोबारा जीत गए, 7 को हार का सामना करना पड़ा। 28 सीटों पर उपचुनाव हुआ था, इनमें से 19 भाजपा को और 9 कांग्रेस को मिली थी। पिछले साल जून में राष्ट्रपति चुनाव के पहले मध्य प्रदेश में 3 विधायक भाजपा में शामिल हो गए थे। इनमें बसपा के विधायक संजीव सिंह थे, सपा के बबलू शुक्ला थे और एक निर्दलीय विक्रम राणा थे। इसे राष्ट्रपति चुनाव में भाजपा की वोट वैल्यू बढ़ाने के प्रयास के तौर पर देखा गया। हालांकि संजीव सिंह और बबलू शुक्ला 2020 में हुई बगावत के वक्त भी भाजपा के ही साथ थे। 2018 में मध्य प्रदेश के चुनाव नतीजे 11 दिसंबर को आए थे। ऐसे में चुनाव 8 महीने का, जो अगला चुनाव है उसमें 8 महीने का वक्त बचा है। यह चुनाव भाजपा के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, उसे अपना किला बचाना है, सत्ता वापस चाहिए। कांग्रेस 2020 में सत्ता से बेदखल होने की कसक दूर करना चाहेगी। राज्य में रोजगार जैसा मुद्दा भाजपा की परेशानी का सबब बना हुआ है। यहाँ पिछले चुनाव के बाद लगभग 3 साल तक भर्तियां रुकी रहीं अदालतों में मामले चलने की वजह से। इस कारण मध्य प्रदेश में बेरोजगार अक्सर धरना प्रदर्शन करते रहे। दोबारा भर्तियां शुरू करके शिवराज सिंह की सरकार युवाओं के गुस्से को शांत करने का प्रयास कर रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ऐलान कर दिया है कि अगस्त 2023 तक 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां दी जाएंगी। आदिवासी और महिला वोटरों को भी अपनी ओर लाने की भाजपा पूरी कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदेश सरकार ने पेसा नियम अधिसूचित किया। महिला मतदाताओं को साधने के लिए 5 मार्च को शिवराज सिंह ने लाडली बहना योजना शुरू की है। इस योजना में 2.5 लाख से कम वार्षिक आय और 5 एकड़ से कम जमीन वाली महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये सरकार की ओर से मिलेंगे। कांग्रेस का कमलनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ना लगभग तय है। पार्टी ने लाडली बहना योजना के असर को देखते हुए सत्ता में कांग्रेस के आने पर महिलाओं को साल में 18,000 रुपये देने की घोषणा की है। साथ ही 500 रुपये में एलपीजी सिलेंडर देने की बात भी कांग्रेस की तरफ से कही गई है। पिछले चुनाव में कांग्रेस जिन सीटों पर हारी थी उन पर वहाँ विशेष मेहनत संगठन की तरफ से की जा रही है। पिछली बार विंध्य क्षेत्र में कांग्रेस के साथ मतदाता नहीं थे, वहाँ भाजपा जीती थी, इसलिए कांग्रेस इस क्षेत्र में अपनी खोई हुई जमीन तलाश रही है। यहाँ संगठन को मजबूत बनाने के लिए पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह को लगाया गया है। आम आदमी पार्टी के संगठन मंत्री संदीप पाठक ने कहते हैं वो कि आम आदमी पार्टी प्रदेश की सभी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपना सीएम का चेहरा भी घोषित करेगी, जैसा वो पंजाब में कर चुके हैं। 14 मार्च को पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने जनसभा के जरिए भोपाल से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। इस दौरान केजरीवाल ने दिल्ली और पंजाब की तरह मध्य प्रदेश में भी सरकार आने पर फ्री बिजली देने का वादा किया है। आपका सीधी और सिंगरौली क्षेत्र में संगठन बहुत बेहतर है, यहाँ उसे अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, लेकिन बाकी क्षेत्र में उसके पास संगठन नहीं है, ऐसा बताया जा रहा है। ये मध्य प्रदेश का चुनावी रण जो शुरू हो गया है, पिसातें बिछ गई हैं, गोटियाँ लग गई हैं, 8 महीने का वक्त है, तीनों दल अपनी ताकत झोंक चुके हैं। अब मैं एक ऐसी घटना का जिक्र करने जा रहा हूँ। पहले ही बता दूँ कि क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में इस घटना पर अदालत का फैसला आया है। ये एक ऐसी घटना है कि इसे बीते 36 साल हो चुके हैं। पश्चिम यूपी के चेहरे पर बड़ा कलंक, जिसे मलियाना नरसंहार के नाम से जाना जाता है। यूपी में मेरठ में वर्ष 1987 में एक ऐसा दंगा हुआ था जिसको सुनकर आज भी लोगों की रूह कांप जाती है। इस दंगे में खाकी पर नरसंहार करने का, लोगों को मारने का आरोप लगाया गया था। साल 1987 का वो काला दिन था जब मेरठ में भयानक सांप्रदायिक दंगों ने पूरे देश को हिला दिया था। मेरठ में 22 मई को इस कत्लेआम की शुरुआत हुई थी और हाशिमपुरा में 42 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके एक दिन बाद ही मेरठ के बाहरी गांव मलियाना आग के लपटों से घिर गया। लोगों के सामने उनके घरों में आग लगा दी गई। कई लोगों को गोलियों से भून दिया गया। मेरठ में इस दंगे और नरसंहार के 36 साल बाद जब कोर्ट का फैसला आया तो पता चला कि सभी आरोपी बरी कर दिए गए हैं। इससे पीड़ितों के जख्म फिर से उभर आए। मेरठ में नरसंहार की कहानी का बीज उस दिन डाला गया था
जब 1986 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बाबरी ढांचे के दरवाजे खोलने के आदेश दिए थे। इस फैसले से पूरे देश की राजनीति में एक तरह से हिल गई थी। यूपी का माहौल बिगड़ने लगा था। फिर इसके बाद राज्य में छोटे मोटे दंगे होने शुरू हुए थे। इस फैसले के एक साल बाद मेरठ में तेजी से दंगे की घटनाएं होने लगी। मेरठ में 14 अप्रैल को शब बारात के दिन शुरू हुए दंगे में हिंदू मुस्लिम दोनों समुदाय के 12 लोग मारे गए। धार्मिक उन्माद की घटनाएं अपने चरम पर आ पहुंची। मेरठ में कई इलाकों में लोगों के घर दुकानें जला दी गई। हत्या और लूट की वारदातें आम हो गईं। हालात बेकाबू देख प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने शहर में कर्फ्यू लगाया। सेना के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया। स्थिति काबू कर ली गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इन दंगों में 174 लोग मारे गए और 171 घायल हुए और करोड़ों रुपए का इस शहर को आर्थिक नुकसान हुआ। इस दंगे के दौरान मेरठ के कई इलाकों में सेना, पुलिस, प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबल यानी कि पीएससी को तैनात किया गया था। आरोप है कि 19 मई को पीएससी और पुलिस और के जवान हाशिमपुरा मोहल्ले में जांच अभियान के लिए पहुंचे। इस जांच अभियान में उनको भारी मात्रा में असलाह मिला, बारूद मिला। इसके बाद सैकड़ों लोगों को पकड़ा गया, सड़क पर लाइन पर खड़ा कर दिया गया। इनमें बच्चे भी थे, युवक भी थे, बुजुर्ग भी थे। 50 लोगों को ट्रक में भरकर पुलिस लाइन ले जाया गया। यहाँ से आरोप शुरू होते हैं कि इसी बीच दिल्ली रोड पर जैसे ही ट्रक मुरादनगर गंगनहर पहुँचा, लोगों को उतारकर पीएससी के जवानों ने गोली मार दी। ये आरोप लगाया गया। ये भी आरोप था कि 42 लोगों को चुन कर मारा गया और 8 इनमें से बचकर निकल गए। शवों को गंगनहर में फेंक दिया गया। इस घटना में एक पीड़ित बाबूदीन ने गाजियाबाद के लिंक रोड थाना पहुंचकर रिपोर्ट दिखाई थी। रिपोर्ट के बाद पूरे देश में हाशिमपुरा नरसंहार चर्चा का विषय बन गया था। हाशिमपुरा नरसंहार कांड के दर्द से लोग अभी बाहर निकले ही नहीं थे, उभरे ही नहीं थे कि अगले 24 घंटे में 7 किलोमीटर दूर मलियाना में आग लग गई। मलियाना में दोनों समुदाय के लोग रहते थे। 23 मई को मलियाना में हिंसा भड़की। यहाँ 106 घरों को जला दिया गया, ये बताया गया है। अनेक दुकानें तहस नहस कर दी गईं। कई लोगों का दावा है कि पीएससी के सामने ही लोगों ने घरों को, दुकानों को आग लगाई थी। आरोप ये भी है कि पीएससी के जवान मलियाना की सड़कों पर घूमते थे और ऐलान करते थे कि दोबारा हाशिमपुरा जैसा नरसंहार हो जाएगा। आरोप ये भी है कि इसके बाद गोलीबारी भी हुई और 68 लोग मारे भी गए। हाशिमपुरा मामले में साल 2018 में कोर्ट द्वारा 16 पीएससी के जवानों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। लेकिन मलियाला, जहां 68 लोग मारे गए थे, वहां सभी आरोपी बरी कर दिए गए। मलियाना नरसंहार मामले में कोर्ट में 36 साल में 800 से ज़्यादा सुनवाई हुई, लेकिन कोई दोषी नहीं पाया गया, किसी को सजा नहीं मिली। इलाके के रहने वाले याकूब की ओर से दर्ज मामले में 94 लोगों को नामजद किया गया था। 74 लोगों को गवाह बनाया गया था। इन गवाहों में से कुछ का देहांत हो गया, कुछ शहर छोड़ गए और कुछ गवाही देने ही नहीं आए, कुछ मुकर गए। आरोप था कि याकूब के सामने पुलिस ने मतदाता सूची रखकर फर्जी नामजदगी की थी, जिसके चलते कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सभी आरोपियों को बरी कर दिया। इतने बड़े नरसंहार में कोई दोषी नहीं पाया गया, तो जो पीड़ित परिवार है उनको जख्म फिर से हरे हुए। ये था आज का खबरों का पोस्टमार्टम। अब बुलेटिन। गाजियाबाद के कौशाम्बी इलाके में स्थित यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ने एक उपलब्धि की राह में एक और कदम आगे बढ़ाया है। यहाँ रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग शुरू किया गया है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया, हरदीप सिंह पुरी, वीके सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने किया। यशोदा सुपर स्पेशलिटी अस्पताल कौशाम्बी में रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विभाग का शुभारंभ हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल ने किया। यशोदा अस्पताल के लिए इस तरह की सेवाओं को जोड़ना न केवल पेशेवर काम है, बल्कि वे इसे राष्ट्र के विकास के लिए भी कर रहे हैं। 2014 के बाद देश की मानसिकता बदली है। लोग केवल सरकार से देश के लिए काम करने की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन अब निजी क्षेत्र देश के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के साथ सामने आ रहा है। रोबोटिक सर्जरी डिपार्टमेंट का प्रारंभ हुआ। यशोदा जैसी हॉस्पिटल, प्राइवेट सेक्टर के हॉस्पिटल, मैं मानता हूं कि काम केवल उनके लिए प्रोफेशन नहीं है, ये देश का काम है। भारत को विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के मामले में आगे ले जाने के लिए निजी अस्पतालों को ऐसी बड़ी पहल करनी चाहिए।
केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह ने यशोदा अस्पताल को रोबोटिक्स सर्जरी शुरू करने पर बधाई दी और इसे दिल्ली एनसीआर के लिए एक बेहतर अवसर बताया। एक बहुत पूरी दुनिया के अंदर प्रचलित और अच्छा रोबो सर्जरी के लिए यहाँ पर लाया गया है और 14 करोड़ की इसकी लागत है। इससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगी, डॉक्टर्स को भी सुविधा। हमारे यहाँ अब गाजियाबाद के अंदर दोनों यशोदा हॉस्पिटल अगर हम देखें, दोनों जगह रोबोटिक सर्जरी, ये दुनिया में ज़्यादा प्रचलित वाला रोग है, वो थोड़ा कम प्रचलित वाला रोग है, लेकिन दोनों जगह रोबोटिक सर्जरी होगी तो खासकर गाजियाबाद के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ है। यशोदा अस्पताल के सीएमडी डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने कहा कि सबसे अत्याधुनिक चिकित्सा प्रौद्योगिकी लाना उनका लक्ष्य है। रोगियों के लाभ के लिए अस्पताल में रोबोटिक्स और एआई जैसी उन्नत प्रौद्योगिकी स्वास्थ्य सेवा क्रांति ला रही है। बेहतर रोगी देखभाल और अनुभव प्रदान करने में इससे मदद मिलेगी। यशोदा अस्पताल पूर्वी एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाज के सभी वर्गों के लिए श्रेष्ठ सर्जिकल तकनीक पर विस्तार कर रहा है। देश नए ज़माने की स्वास्थ्य तकनीक को अपनाने में तेजी का अनुभव कर रहा है और उसमें रोबोट सहायता प्राप्त सर्जरी को अपनाने में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाजियाबाद के ही मोदी नगर में एक आदमी दुकान पर सामान खरीदने पहुंचा। दुकान पर उस समय एक महिला बैठी हुई थी। आदमी ने महिला को बातों में उलझा लिया और मौका देखते ही उसके गले से चेन छीनकर भाग गया। आज दिनांक 7 अप्रैल 2023 को गाजियाबाद पुलिस कमिश्नरेट को सूचना मिली कि थाना मोदी नगर के भूपिंदरपुरी क्षेत्र में एक महिला जो कि अपने जनरल स्टोर की दुकान पर कार्य कर रही थी, तभी एक व्यक्ति वहां पर आया और उसके सामान लेने के बहाने उनसे सामान लेने लगा और उसी दौरान जब वो सामान निकाल रही थी तो वो झपट्टा मारकर उसने उनकी चेन छीन ली। इस घटना का तत्काल ही गाजियाबाद पुलिस द्वारा संज्ञान ले लिया गया है और इसको वर्कआउट करने के लिए 4 टीमों का गठन कर दिया गया है, जिसमें से 3 टीमें सर्विलांस पर और सीसीटीवी पर कार्य कर रही हैं और 1 टीम मैनुअल एंगल से कार्य कर रही है। जल्दी इसमें अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। गुरु तेग बहादुर साहिब चौक लंबे समय से बेकार हालत में था। कई बार शिकायत करने के बाद भी यहाँ कोई काम नहीं हुआ। तब शिरोमणि अकाली दल अमृतसर के जिलाध्यक्ष मनप्रीत सिंह मन्नी ने इसके सौंदर्यकरण के लिए प्रयास शुरू किए। अब ये चौक बनकर तैयार हो गया है। यहाँ संगठन के लोग पहुँचे और इस चौक का विधिवत उद्घाटन किया। इस खबर की जो वीडियो आप देखेंगे उससे ये मत समझ लीजिएगा कि ये किसी टायरों की दुकान है। ये वो टायर हैं जो गाड़ियों से चुरा लिए गए। इनकी बरामदगी टायर चुराने वाले गैंग से हुई, जिसके 4 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। ये गैंग दिल्ली एनसीआर में 13 साल से सक्रिय था। इनके कब्जे से 30 टायर बरामद किए गए हैं। गाजियाबाद की स्वाट टीम और मुरादनगर पुलिस की बाइक सवार बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में 2 बदमाश घायल हुए। जांच में पता चला कि इन्होंने 1 अप्रैल को उखलारसी में एक आदमी की हत्या कर दी थी। रामनहर के पास में एक मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम आयुष राणा और साहिर पुत्र मनसब है। ये दोनों शामली के रहने वाले हैं। इन लोगों के पास से कब्जे से एक पिस्टल 30 बोर की, 5 जिंदा कारतूस और 1 खोखा कारतूस के साथ 1 तमंचा 315 बोर का, 2 जिंदा और 1 खोखा कारतूस और साथ ही साथ 1 मोटरसाइकिल अपाचे सफ़ेद रंग की बिना नंबर की बरामद की गई है। गाजियाबाद में क्राइम ब्रांच के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने महिलाओं समेत 5 तस्कर गिरफ्तार किए हैं। इनके कब्जे से 13 किलो चरस और 1 किलो अफीम पकड़ी गई है, जिसकी बाजार में कीमत करोड़ों रुपए की है। पुलिस हिरासत में खड़ी ये महिलाएं और पुरुष अंतर्राज्यीय तस्कर गिरोह के सदस्य हैं। इनके कब्जे से 13 किलो चरस और 1 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी बाजार में कीमत कई करोड़ रुपए बताई जा रही है। बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे एक जगह है सुगौली, वहाँ के रहने वाले हैं। 4 महिलाएं और 1 पुलिस है। ये सामान्यतः जो है इनसे 13 किलो चरस 1 किलो अफीम बरामद हुई है। ये बिहार और नेपाल से माल को लेते थे। सुनीत नामक एक व्यक्ति था जो माल इनको प्रोवाइड कराता था और उस माल को लेकर ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्रों में डिलीवर करते थे। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि ये लोग मोतिहारी बिहार के रहने वाले हैं।
जो नेपाल बॉर्डर के पास है। ये लोग नेपाल के रास्ते मादक पदार्थ लेकर आते हैं। माल की डिलीवरी पर हर एक को 12,000 रुपये मिलते हैं। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और यूपी के कई शहरों में इसकी सप्लाई की जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट। गाज़ियाबाद में आम आदमी पार्टी अपनी ताकत बढ़ा रही है। यहाँ उसने कांग्रेस को झटका दिया है। कैला भट्टा से जाकिर सैफी कांग्रेस पार्षद हैं। आज उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। तो आज के लिए बस इतना ही। गाज़ियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखिए युग करवट और विस्तृत रूप से जानने के लिए पढ़िए युग करवट समाचार पत्र। युग करवट यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। नमस्कार।